आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, दो ऐसी कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दिए हो। क्या हो गया इन कंपनीज को? ना तो इनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं एंड इसलिए इन्वेस्टर्स के भी अच्छे रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। क्यों ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है? मैनेजमेंट का क्या कहना है? नए प्रोजेक्ट्स पर क्या अपडेट है एंड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, जानेंगे सब इस वीडियो में। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। इस तरह के रिसर्च बेस्ड वीडियो को आप तक लाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दें एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। फ्रेंड्स, दीपक नाइट्राइट एंड आरती इंडस्ट्रीज क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उसे जानने से पहले हम कुछ सेक्टर्स की कंपनीज की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फार्मा सेक्टर से। तो स्टार्ट करते हैं डिवीज लैब से। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो सेल्स अपने हाईएस्ट एवर से काफ़ी नीचे आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी अपने हाईएस्ट से काफ़ी नीचे चल रहे हैं। तो ऑफकोर्स नेट प्रॉफिट्स तो नीचे होंगे ही। वही अगर डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो इनके सेल्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। फार्मा की ज़्यादातर कंपनीज के रिजल्ट इसी तरह के आ रहे हैं। अब टेक्सटाइल सेक्टर्स की कुछ कंपनीज को देख लेते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर से पहले हम वेलस्पन इंडिया को देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स कुछ फ्लैट दिख रही है, इनफैक्ट अपने हाई से काफ़ी कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी अपने हाई से काफ़ी नीचे हैं, तो नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली नीचे हो ही जाएंगे। वही दूसरा ट्राइडेंट की बात करें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अपने हाई से नीचे हैं, फ्लैट टाइप के दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अपने हाई से काफ़ी नीचे चल रहे हैं एंड नेट प्रॉफिट्स भी अपने हाई से काफ़ी नीचे हैं। वही थर्ड कंपनी अगर हम वर्धमान टेक्सटाइल की बात करें तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अपने हाई से नीचे हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप के दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी अपने हाई से काफ़ी नीचे हैं एंड नेट प्रॉफिट्स भी अगर देखें तो ये भी अपने हाई से काफ़ी नीचे ही चल रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि टेक्सटाइल एंड फार्मा सेक्टर की अभी म्यूटेड परफॉर्मेंस चल रही है। अगर हम दीपक नाइट्राइट की यूजर इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें फार्मा है एंड दूसरा आपको डाइज एंड पिगमेंट्स भी मिलेंगे। डाइज का यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी होता है। वही अगर आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसकी यूज़र इंडस्ट्री में एक तो फार्मा तो है ही, उसके बाद आपको डाइज पिगमेंट्स ये भी मिलेंगे जिनका यूज़ टेक्सटाइल सेक्टर में भी होता है। जब इनके एप्लीकेशन वाले कुछ इंडस्ट्री में ही ग्रोथ स्लो हो रही हो तो आरती इंडस्ट्रीज एंड दीपक नाइट्राइट की रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पर असर तो दिखेगा ही। फ्रेंड्स, हो क्या रहा है कि कुछ सेक्टर्स अपनी ट्रफ एंड रिकवरी वाले साइकिल से गुजर रहे हैं। उसमें एक तो फार्मा सेक्टर भी है, क्योंकि फार्मा में एडिशनल डिमांड इमर्ज हुई थी कोविड के टाइम एंड वो डिमांड अभी नॉर्मलाइज होती दिख रही है। वही अगर टेक्सटाइल सेक्टर को भी देखें तो कोविड के बाद इस सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, जो कि अब टफ एंड रिकवरी वाले साइकिल में है। कुछ मैक्रो रीजंस की बात करें तो रॉ मटेरियल प्राइसेस जो हाइक हुए थे ये भी बड़ा कारण है इन कंपनीज के खराब परफॉर्मेंस के पीछे। रॉ मटेरियल प्राइसेस सेटल तो हो रहे हैं लेकिन कंपनीज भी इंक्रीज्ड रॉ मटेरियल प्राइसेस को अपने क्लाइंट्स को पूरी तरह से पास नहीं कर पाई हैं एंड ये पॉइंट मैनेजमेंट की कमेंट्री से भी क्लियर हो जाएगा एंड इसके साथ कुछ और पॉइंट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि इनका जो प्लांट है कच्छ में ये मेंटेनेंस के कारण कुछ दिनों तक बंद रहा एंड इसके चलते इनके 10 करोड़ एडिशनल स्पेंड हुए हैं इस एक्टिविटी पर। उसके बाद वॉल्यूम इंपैक्ट भी हुआ है क्योंकि डेज ऑफ ऑपरेशन ही कम रहे हैं। फर्दर मैनेजमेंट का कहना है कि इनके कुछ प्रोडक्ट्स जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लिंक्ड है जैसे कि डाइज एंड पिगमेंट्स, इसमें भी ग्रोथ काफ़ी फीकी देखने को मिली है। फर्दर मैनेजमेंट बताती है कि कुछ ग्रीन शूट्स विजिबल हैं क्योंकि इन प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेरी आ रही है एंड कंपनी बताती है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में ये रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट बताती है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए थे इनको भी कंपनी ने अपनी रोबस्ट प्राइसिंग मैकेनिज्म के चलते अपने कस्टमर्स को पास कर दिया है। कंपनी ने जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स नॉन रेगुलर मार्केट को सप्लाई किए थे उनमें भी मार्जिन्स बिलो नॉर्मल देखने को मिले हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसलिए इंपैक्ट हो रहा है क्योंकि कंपनी बता रही है कि डेप्रिसिएशन भी उसने अपनी हायर रखी हुई है क्योंकि वो नई फैसिलिटीज सेटअप कर रहे हैं। दीपक नाइट्राइट की बात करें तो इन्होंने भी यही बताया है कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जो ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुई है इनके चलते इनके मार्जिन इंपैक्ट हुए हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट बताती है कि इनके एक प्लांट में फायर इंसिडेंट हुआ था एंड उस प्लांट से 40 डेज के लिए कोई सेल नहीं हो पाई। इसके बाद मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि जो इंश्योरेंस क्लेम है वो सबमिट कर दिया गया है एंड 11 करोड़ मिल चुके हैं, 14 करोड़ और मिलेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इनकी रॉ मटेरियल की सप्लाई भी कुछ डिस्टर्ब हुई थी। फर्दर कंपनी बताती है कि इसको अल्टरनेट सप्लाई के थ्रू पूरा किया गया जिसके कारण इनको एडिशनल कॉस्ट पे करना पड़ा एंड फर्दर मैनेजमेंट बताती है कि इस डिसएडवांटेज को एड्रेस करने के लिए वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके चलते आरती इंडस्ट्रीज एंड दीपक नाइट्राइट की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक देखने को मिली है।
इंडस्ट्री की कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो काफ़ी नीच सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं। उन्होंने अपने हाईएस्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अचीव कर लिया है, क्योंकि जिन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है उनमें वो वर्ल्ड एंड इंडिया में नंबर 1 है। इसलिए काफ़ी हद तक वो अपने इंक्रीज रॉ मटेरियल प्राइसेस को कस्टमर्स को पास कर पाई हैं, जैसे कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नवीन फ्लोरिन, आप बिनाटी ऑर्गेनिक्स को भी देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये कंपनीज खत्म हो जाएंगी? उसके लिए हम इंडियन केमिकल सेक्टर की ग्रोथ से रिलेटेड कुछ डाटा देख लेते हैं। फ्रेंड्स, केमिकल सेक्टर एंड स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर पर हमने ऑलरेडी इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, मेरे पास एक रिसर्च रिपोर्ट है जिसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को हम साथ में मिलकर स्टडी करेंगे। रिटर्न्स की बात करें तो इंडिया के केमिकल सेक्टर ने बाकी वर्ल्ड के केमिकल सेक्टर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं 2012 से लेकर 2023 के बीच में। ये ऊपर वाला ग्राफ जो है वो इंडिया का है। ग्रोथ की बात करें तो इंडियन केमिकल सेक्टर 11 to 12% के CAGR से ग्रो कर सकता है बिटवीन 2021 टू 2027, एंड अगर 2027 से 2040 की बात करें तो ये 7 to 10% के CAGR से ग्रो कर सकता है। लेकिन स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर इससे भी ज़्यादा फास्ट पेस पर ग्रो करेगा। डोमेस्टिक कंजप्शन में भी इसी टाइम 6 टाइम्स के अराउंड ग्रोथ देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये बाय 2040 9.5 to 10% के CAGR से ग्रो कर सकते हैं। वही हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो 9 to 9.5% के CAGR से ग्रो कर सकते हैं। मींस हमारे एक्सपोर्ट्स स्लाइटली ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद केमिकल सेक्टर के जो मेन सेगमेंट्स हैं जिसमें इनऑर्गेनिक, पेट्रोकेमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स आते हैं, उसमें स्पेशलिटी केमिकल में हम नेट एक्सपोर्टर रहेंगे। बाय 2040 इसमें 10 टाइम्स की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। फ्रेंड्स, अगर हमारे स्पेशलिटी केमिकल्स के एक्सपोर्ट 10 गुना बढ़ते हैं तो इस सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कंपनीज 30 टाइम्स 40 टाइम्स भी ग्रो कर सकती हैं। बाय 2040 पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में हमारा इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा एंड एक्सपोर्ट कम रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में हमारा इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा एंड एक्सपोर्ट कम रहेगा। वही अगर ओवरऑल केमिकल सेक्टर की ही बात करें तो इसमें हमारा इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा एंड एक्सपोर्ट कम रहेगा। लेकिन वही अगर स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट की बात करें, इसी हमारे इंपोर्ट कम है लेकिन एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं। इंडिया का केमिकल सेक्टर क्यों अच्छे से ग्रो कर सकता है, उसके जो मेन रीजंस बताए हैं उसमें फर्स्ट है कि लो कॉस्ट लेबर का अवेलेबल होना, वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में, एंड उसके बाद कम्पिटिटिव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। उसके बाद इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है अक्रॉस कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मशीनरी, ये 70% लोअर है एज कम्पेयर टू अदर ग्लोबल केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब्स। इंडिया का जो 25% कॉर्पोरेट टैक्स है ये भी काफ़ी कम्पिटिटिव माना जा रहा है। कुछ और रीजंस बताऊं, उसमें जियोपॉलिटिक्स भी है जहां इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल है। जो कंट्री न्यूट्रल रहती है उसके वॉर में इंडल्ज होने के चांसेस कम रहते हैं, एंड बाकी कंट्रीज उस कंट्री से जो भी इंपोर्ट करती हैं उसकी सप्लाई कंसिस्टेंट बनी रहती है। उसके बाद अडॉप्शन ऑफ चाइना +1 पॉलिसी आफ्टर कोविड एंड US चाइना ट्रेड वॉर भी कुछ बड़े रीजंस है जिससे इंडियन केमिकल सेक्टर में काफी बूस्ट देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया के केमिकल सेक्टर का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। अब हमें ये देखना है कि आरती इंडस्ट्रीज एंड दीपक नाइट्राइट की मैनेजमेंट इस पॉजिटिव आउटलुक में कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं दीपक नाइट्राइट से। मैनेजमेंट ने बताया है कि इनकी जो सब्सिडरी है दीपक केमिकल टेक लिमिटेड, इसमें 405 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है एज ऑफ मार्च 23। इसमें से कंपनी ने 378 करोड़ ऑलरेडी यूटिलाइज भी कर लिए हैं। दीपक केमिकल टेक लिमिटेड का जो BTC/BTF प्लांट है ये वो इसी फाइनेंशियल ईयर के Q3 में कमीशन हो जाएगा, एंड एसिड प्लांट जो है वो इसी फाइनेंशियल ईयर के Q4 में कमीशन हो जाएगा। उसके बाद एक और प्लांट इनका Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में कमीशन हो जाएगा। फर्दर मैनेजमेंट ने बताया है कि फिनोल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो ऑलरेडी पीक पर चल रही है, एंड इसके लिए अब ये 10% प्रोडक्शन और भी बढ़ा रहे हैं जो कि इसी फाइनेंशियल ईयर के Q1 में कंप्लीट हो जाएगा। वही अगर आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा कैपेक्स कर रही है, दैट इज अबाउट 2500 to 3000 करोड़। इसके लिए इन्होंने साइट डेवलपमेंट वर्क ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है ऑन 100 एकड़ प्लस लैंड एट जागाड़िया। इसकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस भी ऑलरेडी मिल चुकी हैं। प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडरवे है। इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल 25 या उसके बाद ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जो प्रोडक्ट्स इस फैसिलिटी में बनेंगे उसका एंड यूज एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मा इंडस्ट्री में होगा। फ्रेंड्स, आरती इंडस्ट्रीज ने कौन से प्रोजेक्ट्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कर दिए हैं एंड कौन से प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट सितंबर 24 तक कंप्लीट करने हैं, उसके लिए आप वीडियो को पॉज कर स्टडी कर सकते हैं। दोनों ही कंपनीज आरती इंडस्ट्रीज एंड दीपक नाइट्राइट एक अच्छा खासा कैपेक्स कर रही हैं, विच शोज के कंपनीज के पास बड़े ऑर्डर्स हैं जो कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स उन्हें एग्जीक्यूट करना है।
फ्रेंड्स, यहाँ से हमें पता चलता है कि दोनों ही कंपनीज की मैनेजमेंट अपनी ग्रोथ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। अब हम ये देख लेते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में क्या कर रहे हैं। आरती इंडस्ट्री की बात करें तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने अपना माल बिल्कुल भी पब्लिक को नहीं बेचा है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर से पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। वही अगर दीपक नाइट्राइट का केस देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने लास्ट के 1 साल में पब्लिक के हाथों से लगभग 7.5% माल खींच लिया है। फ्रेंड्स, जब मैनेजमेंट कंपनीज की ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट हो, वीक परफॉर्मेंस के रीजंस भी हमें पता चल गए हो, ग्रोथ के ट्रिगर्स भी हमने स्टडी कर लिए हो, स्ट्रॉन्ग हैंड्स भी अपना माल बेच नहीं रहे हो, वैल्यूएशन भी ज़्यादा हाई नहीं हो, तो उनके लिए ये कोटेशन है, कोई भी कंपनी आपको तभी सस्ते में मिलेगी जब उसमें कोई टेम्पररी इशू चल रहा होगा। एंड पैसा तभी बनता है जब माल सस्ते में खरीदा हुआ हो। मुझे नहीं लगता है कि कंपनीज में कुछ इशूज़ हैं, बस कुछ मैक्रो रीजंस हैं जिनका असर स्लोली कम हो रहा है। फ्रेंड्स, एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो इन्वेस्टर हैं वो बने रह सकते हैं, एंड जो इन्वेस्टर्स न्यू इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी आरती इंडस्ट्रीज बनती है एंड सेकंड बनती है दीपक नाइट्राइट। वीडियो को आपने अगर यहां तक देख लिया है, मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कैसा लगा आज का एनालिसिस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।